हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे सेल साइकिल रेगुलेशन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम बेसिक जो सेल साइकिल होती है उसके बेसिक जो इवेंट्स होते हैं, क्या क्या फेजेस होते हैं, और एक शॉर्ट में हमने रेगुलेशन चेक पॉइंट्स का एक ओवरव्यू देखा था। अब यहाँ पे हम रेगुलेशन पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल या रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, बेसिकली माइटोसिस, तो बेटा ये जो है वो एक हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। मतलब कि कंट्रोल्ड इवेंट है कि कब कौन सा फेज स्टार्ट होना है, कौन सा फेज खत्म होना है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो इंश्योर करते हैं एक्यूरेट डिवीजन ऑफ सेल और जीनोमिक इंटेग्रिटी को, मतलब कि जो जीनोम साइज है वो मेंटेन रहे, उसमें एरर्स ना आए। It involves series of checkpoints, regulatory mechanism that monitor the progression of cell cycle। अगर हम मेन चीज़ों की बात करें रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल में, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है। पहला है बेटा मल्टीपल चेक पॉइंट्स, फिर सीडीकेज मतलब कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, देन साइक्लिन, ट्यूमर सप्रेसर जीन और डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। तो अलग अलग चेक पॉइंट्स हैं और वो चेक पॉइंट्स किसकी वजह से हो पाते हैं। मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा साइक्लिन, सीडीकेज एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ठीक है। दीज रेगुलेटरी प्रोसेस इंश्योर एक्यूरेट सेल डिवीजन। तो इन्हीं सब की वजह से सेल डिवीजन जो है वो एक एक्यूरेट प्रोसेस है, मतलब जिसमें एरर्स हमें कम देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा जीनोमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है, एबनॉर्मल सेल्स इजीली नहीं बनते। ठीक है। सो अगर हम आ जाते हैं चेक पॉइंट्स पे। चेक पॉइंट्स बेटा हमने पिछली सेल साइकिल की बेसिक वीडियो में भी डिस्कस करे थे कि जो चेक पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहला है जीवन चेक पॉइंट। जीवन चेक, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मेन फेजेस होते हैं वो कौन से होते हैं। जीवन फेज होते हैं, जीवन के बाद आता है एस फेज मतलब कि सिंथेसिस फेज, देन आता है G2 फेज, और G2 फेज के बाद आता है M फेज। ठीक है, ये बेसिक इवेंट होते हैं। M फेज के बाद सेल जो है वो वापस एंटर कर जाता है जीवन फेज में। ठीक है। तो सबसे पहला जीवन गैप 1 फेज जो है, यहाँ पे जो चेक पॉइंट है उसको रिस्ट्रिक्शन पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये होता है दिस चेक पॉइंट अकर्स एट द एंड ऑफ जीवन फेज। जीवन फेज के एंड में होता है। ये इंश्योर करता है कि क्या सेल के पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट या ग्रोथ फैक्टर्स या प्रॉपर डीएनए मेंटेन करने के लिए, डीएनए बनाने के लिए प्रॉपर मशीनरी है बिफोर इट एंटर्स द एस फेज। तो ये अगर ये सारी चीजें प्रॉपर होंगी तो सेल जीवन से एंटर कर जाएगा एस में, अदरवाइज यहाँ पे हॉल्ट आएगा। ठीक है। जो अदर देर आर फैक्टर्स लाइक, जैसे मैंने बोला साइक्लिन सीडी केस, तो साइक्लिन और सीडी के अपना रोल प्ले करेंगे और सेल साइकिल को वहीं पे पॉज करके जो भी एरर्स होंगे उनको रेक्टिफाई करके फिर उस सेल साइकिल को कंटिन्यू होने देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट होता है एंड ऑफ G2 के बीच में। यहाँ पे एक जीवन एस ट्रांजिशन फेज पे भी एक चेक पॉइंट होता है। उसके बाद आता है G2 फेज में। इट इंश्योर्स द डीएनए रेप्लिकेशन। बेटा एस फेज के बाद आएगा G2 फेज। अब G2 फेज जो है उसके बाद सेल एंटर कर जाएगा माइटोसिस में, मतलब कि सेल डिवीजन में। तो G2 फेज ये इंश्योर करता है कि एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन हुई है, क्या वो रेप्लिकेशन एक्यूरेट है, क्या वो एरर प्रूफ मतलब एरर प्रोन तो नहीं है, उसके अंदर एरर्स तो नहीं है। तो एक तरीके का प्रूफ रीडिंग होता है। ठीक है। तीसरा चेक पॉइंट है हमारा स्पिंडल चेक पॉइंट। स्पिंडल चेक पॉइंट होता है माइटोसिस एम फेज के बीच में, जैसे कि ये मेनली लाई करता है मेटाफेज टू एनाफेज के बीच में। चेक पॉइंट मॉनिटर द अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू द स्पिंडल ड्यूरिंग मेटाफेज एंड इंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट बिफोर वो सेपरेट होने शुरू हो जाए ड्यूरिंग एनाफेज। ठीक है। तो अगर हम बात करें जीवन फेज की, जीवन फेज एक पीरियड ऑफ ग्रोथ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पे जो चेक पॉइंट है वो चेक करेगा कि सेल रेडी है या नहीं। अगर कोई एरर नहीं है, ठीक है, अगर कोई एरर नहीं है तो सेल प्रोग्रेस कर जाएगा रेप्लिकेशन एस फेज के लिए और फर्दर सेल साइकिल के लिए। लेकिन अगर कोई एरर है तो सबसे पहले अभी प्रोग्रेशन नहीं होगी, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी, मतलब पॉज हो जाएगी। पहले उस एरर को रेक्टिफाई करा जाएगा और फिर उसके बाद सेल साइकिल वापस कंटिन्यू होगी। अब आ जाते हैं मेन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, पहले हम इन जितने भी हम कह रहे हैं कि फैक्टर्स हैं, जैसे कि चेक पॉइंट, सीडीके, साइक्लिन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो पहले हम इनके बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू देखेंगे, फिर इनको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, काइनेसिस बेटा एक कैटेगरी होती है बेसिकली एंजाइम्स की जो फॉस्फोराइलेशन करने में हेल्प करते हैं, और यहाँ पे इसका नाम साइक्लिन डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली ये जो एंजाइम्स है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, साइक्लिन पे। साइक्लिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो सीडीकेज आर एंजाइम जो क्रूशियल है सेल साइकिल रेगुलेशन में। ये एक्टिवेट होते हैं जब ये बाइंड करते हैं अपने रेगुलेटरी प्रोटीन साइक्लिन के साथ। ये कंट्रोल करते हैं प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल को थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, मतलब वो एक स्टेज से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में एंटर हो। इसको कंट्रोल करना है, इस प्रोग्रेशन को, इस मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्स। तो जब ये सीडीके एंजाइम्स जाके अपने साइक्लिन के साथ, साइक्लिन प्रोटीन के साथ, तो अगर साइक्लिन और सीडीके ज्वाइन हो जाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो सेल साइकिल की प्रोग्रेशन को मॉनिटर करेगा बाय फॉस्फोराइलेटिंग द टारगेट प्रोटीन इन्वॉल्व इन सेल साइकिल रेगुलेशन। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, तो हम मान सकते हैं कि ये एंजाइम है जो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल में हेल्प करते हैं या कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये डिपेंडेंट है साइक्लिन पे, जो कि एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। अब अगर हम बात करें साइक्लिन की, तो साइक्लिन प्रोटीन्स हैं जो हमेशा ऑसिलेटिंग लेवल में, दे अंडरगो ऑसिलेटिंग लेवल ड्यूरिंग द सेल साइकिल। इसका मतलब क्या बेटा, साइक्लिन जो है ना, ये प्रोटीन हमेशा हमारे सेल में प्रेजेंट तो होते हैं,
लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशन कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, ऐसी ट्रांजिशन हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन या पीरियोडिक शिफ्ट हमें देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखो, ब्लू कलर से बेटा डिनोट करा हुआ है साइक्लिन ए, अगर इसको देखो तो एस फेज से धीरे 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 बढ़ रहा है, फिर G2 से M की जो ट्रांजिशन हो रही है वहां पे हम मान सकते हैं कि ये अपने पीक लेवल पे और फिर वापस इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो ग्रीन कलर में है साइक्लिन बी क्या हो रहा है, G2 के एंड से बढ़ना शुरू हो रहा है और M फेज में आके, माइटोसिस वाले फेज में आके साइक्लिन बी जो है वो अपनी मैक्सिमम पीक पे। तो ये जो साइक्लिन प्रोटीन्स होते हैं ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल में पीक ले रही है। डिफरेंट साइक्लिन बाइंड एंड एक्टिवेट पर्टिकुलर सीडीके। अब यहाँ पे अलग अलग साइक्लिन है और ये साइक्लिन अपने स्पेसिफिक सीडीके, अलग अलग सीडीके के टुवर्ड्स इनकी एफिनिटी है। कोई सीडीके 1 से बाइंड करेगा, कोई 2 से, कोई 4 से, कोई 6 से, कोई 7 से एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर एक साइक्लिन एक स्पेसिफिक सीडीके के साथ बाइंड करता है जिसकी वजह से वो एक्टिवेशन या इनिबिशन करता है फर्दर रेगुलेटर्स। उसके बाद हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन मतलब बेटा जैसे कि P53, जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा दैट इज RB, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइटोसिस को रेगुलेट करने में। दीज जीन एक्ट एज नेगेटिव सेल साइकिल रेगुलेटर, क्योंकि पता ही चल रहा है ना सप्रेसर का मतलब क्या होता है, जो किसी भी चीज के फंक्शन को डिक्रीज कर रहा हो, सप्रेस कर रहा हो। तो ये क्या कर रहे हैं, सेल डिविजन को, सेल साइकिल को सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, these genes act as negative cell cycle regulator, monitoring DNA damage and inhibiting cell cycle progression। अगर यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं कि अगर सेल के अंदर डीएनए डैमेज हो गया, ठीक है, डीएनए डैमेज होगा तो ये क्या करेंगे, ये सेल साइकिल को इनहिबिट कर देंगे, मतलब कि सेल साइकिल को वहां पे रोक देंगे और उस डीएनए डैमेज को रिपेयर होने देंगे। लेकिन अगर वो डीएनए डैमेज रिपेयर नहीं होता तो ये सेल साइकिल को पूरी तरह से रोके उस सेल को दे विल अंडरगो एपोप्टोसिस दैट इज सेल डेथ। ठीक है, सो इफ डीएनए इज नॉट रिपेयर सेल विल अंडरगो एपोप्टोसिस। तो मेन रोल क्या है कि ये सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं, कैसे मॉनिटर कर रहे हैं डीएनए डैमेज को, और फिर उसके बाद जिसकी वजह से डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स हो पा रहे हैं। व्हेन डीएनए डैमेज इज डिटेक्टेड ड्यूरिंग द सेल, द चेक पॉइंट प्रोटीन्स एक्टिवेट सिग्नलिंग पाथवेज दैट हॉल्ट सेल साइकिल। जब डीएनए डैमेज डिटेक्ट होता है तो जो चेक पॉइंट्स है, चेक पॉइंट प्रोटीन मतलब कि बेटा मेन यहाँ पे साइक्लिन और सीडीकेज ही प्रोटीन है जो इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है वो सेल साइकिल को हॉल्ट कर देंगे, कैसे, P53 की हेल्प से, क्योंकि P53 है ट्यूमर रिप्रेसर जीन, उसको एक्टिवेट कर देंगे, उसको एक्टिवेट करने से सेल साइकिल जो है वो रुक जाएगा और इन द मीन टाइम रिपेयर मैकेनिज्म इनिशिएट हो जाएगा जो डीएनए डैमेज को फिक्स करेगा एंड उसके बाद सेल जो है वो प्रोसीड करेगा अपने नेक्स्ट फेज के लिए। ठीक है, इसमें एक और चेक पॉइंट हमारे पास आता है माइटोटिक स्पिंडल चेक पॉइंट। माइटोटिक स्पिंडल चेक पॉइंट जो है ये वही चेक पॉइंट है जो हमने अभी चेक पॉइंट्स में लास्ट वाला देखा था, जो माइटोसिस में प्रेजेंट होता है, जो मेटाफेज टू एनाफेज के ट्रांजिशन को मेंटेन करता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा माइटोटिक चेक पॉइंट। तो यहाँ तक हमने बेसिक जो देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। मेन चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट कहाँ पे बेटा, G1 फेज में है, उसके बाद G1S ट्रांजिशन में भी होता है, G2 में होता है, M फेज में होता है। तो बहुत सारे हमारे पास चेक पॉइंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे। उसके अलावा एक प्रोटीन प्रेजेंट है साइक्लिन, जो सीडीके एंजाइम के साथ बना के कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये फर्दर जो है वो एक कैस्केड ऑफ इवेंट स्टार्ट करते हैं या फिर प्रमोटर्स या इनहिबिटर्स को एक्टिवेट करते हैं अकॉर्डिंगली। तो जब भी हम रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं वहाँ पे बेटा हमें सीडीके और साइक्लिन, ये दो चीज़ें जो है वो थोड़े ज़्यादा अच्छे से पढ़नी चाहिए। तो अगर हम बात करें साइक्लिन की, साइक्लिन्स आर सेरीन थ्रियोनिन काइनेज दैट आर इनएक्टिवेट इन देयर अनबाउंड फॉर्म। जब तक ये अनबाउंड फॉर्म में, जब तक साइक्लिन के साथ बाइंड नहीं करेंगे एक्टिव नहीं होंगे, और जब ये एक्टिव होंगे तो फॉस्फोराइलेट करते हैं, किसको राइलेट करते हैं, सेरीन या थ्रियोनिन अमीनो एसिड्स को, मतलब जहाँ पे सेरीन या थ्रियोनिन अटैच होता है ये उसको फॉस्फोराइलेट करते हैं। दे बिकम एक्टिव व्हेन दे बाइंड टू साइक्लिन प्रोटीन। सीडीकेज कंट्रोल द प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल बाय फॉस्फोराइलेटिंग टारगेट प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ये काइनेस है, काइनेसिस का तो काम होता है फॉस्फोराइलेट करना, ये टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेंगे, लेकिन टारगेट प्रोटीन के कौन से एंड पे, सेरीन या थ्रियोनिन एंड पे। Involved in various cellular processes such as DNA replication, chromosome condensation, mitotic spindle formation। तो वो जो जिन प्रोटीन्स को ये टारगेट कर रहे हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सीडीके इसका एक क्रूशियल रेगुलेटरी रोल है सेल साइकिल में। साइक्लिन प्रोटीन्स जो हैं और उसके साथ बहुत सारे को फैक्टर्स जो हैं, ये सारी चीजें मिलकर सेल साइकिल को प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CDK1 इन कंजंक्शन विद को फैक्टर लाइक A1 एंड B1 ड्राइव द सेल साइकिल फॉरवर्ड इन एनिमल्स। मतलब कि CDK1 जो है A1 और B1 को फैक्टर के साथ मिलकर सेल साइकिल को प्रोसीड करता है। एनिमल्स हैव सेवरल CDKs इंक्लूडिंग CDK1, 2, 3, 4 विच डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन सेल साइकिल। तो बेटा ये जो CDK एंजाइम है, साइक्लिन भी बहुत तरीके के होते हैं, साइक्लिन A, B, C, D एंड सो ऑन, और सीडीके भी बहुत तरीके के होते हैं जिनको हम नंबर से एनोटेट कर देते हैं।
द एंजाइम CDK7 एक्ट एज CDK एक्टिवेटिंग प्रोटीन। अब यहाँ पे एक एंजाइम है CDK7 जो इन CDKs को एक्टिवेट करने के लिए काम करता है, स्पेसिफिकली एक्टिवेटिंग अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ड्यूरिंग सेल साइकिल। एक्टिवेशन ऑफ CDK इन अर्ली फेज फैसिलिटेट्स द एक्टिवेशन ऑफ अदर CDK कॉम्प्लेक्सेस इन द सब्सिक्वेंट फेज। और ये CDKs एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर एक CDK एक्टिवेट होगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस एक्टिवेट होगा, तो वो फर्दर नेक्स्ट फेज के, तो अगर मान लो फेज 1 में कोई CDK है, ठीक है, वो एक्टिवेट होगा तो फिर वो फेज 2 के CDK को भी फॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट करेगा। अब बात करें साइक्लिन्स की। साइक्लिन क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन जो CDK के साथ बाइंड करते हैं और उनकी काइनेज एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं। मतलब कि CDK काइनेज एंजाइम्स हैं जो फॉस्फोराइलेट करते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट तभी होंगे, फॉस्फोराइलेशन तभी कर पाएंगे जब वो साइक्लिन के साथ बाइंड कर जाएंगे। तो मतलब कि खुद से ना तो साइक्लिन काम कर रहे हैं इंडिविजुअली, ना CDK काम कर रहे हैं। जब साइक्लिन और CDK का कॉम्प्लेक्स बनेगा तब ये जो इवेंट्स हैं वो परफॉर्म होंगे। साइक्लिन आर नेम बेस्ड ऑन द पीरियोडिक फ्लक्चुएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द साइकिल। हमने बेटा यहाँ पे अभी इससे पहले भी पढ़ा था कि ये एक ऑसिलेटिंग ट्रेंड शो करते हैं, क्योंकि कभी इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, फिर किसी फेज में बढ़ेगी, किसी फेज में कम होगी। तो क्योंकि ये एक साइक्लिक वे में काम कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? साइक्लिन। ठीक है। Cyclins are associated with different self-cycle phases during proper coordination and progression. Ensuring proper coordination and progression. For example, cyclin D, E, A and B. तो अलग अलग cyclins हैं. Cyclins are a class of protein जो periodic expression दे रहे हैं, accumulation कर रहे हैं, degradation में भी cell cycle में help कर रहे हैं, they interact with CDK और cell cycle को proceed होने में help करते हैं. ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमने कहा कि डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो चेक पॉइंट्स में होता क्या है? अलग अलग CDK और अलग अलग साइक्लिन्स जो हैं वो बाइंड करते हैं। ठीक है। जैसे कि ये G1 फेस है, G1 फेस में भी कोई CDK है, वो किसी साइक्लिन के साथ बाइंड करेगा, और जब ये बाइंड करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो S फेज को स्टार्ट होने में हेल्प करेगा। उसके बाद क्या होगा? ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये फर्दर किसी CDK को, ठीक है, ये फर्दर किसी CDK को किसी साइक्लिन के साथ बाइंड करने में हेल्प करेगा, CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो उस S फेज को कैरी ऑन होने देगा। उसके बाद वापस यही होगा, नेक्स्ट ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना, ये नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को बनने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से सब्सिक्वेंट फेसेस होंगे। ठीक है। उसके अलावा ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने सेल साइकिल में भी पढ़ा था कि S फेज के अंदर अगर हम देखें तो S फेज के अंदर हमारे पास साइक्लिन CDK2 जो है वो साइक्लिन A1 के साथ बाइंड करता है। जब ये बाइंड करता है तो वो S फेज को प्रोसीड होने देता है। उसके बाद G2 फेज के अंदर CDK2 नहीं है, CDK1 है और साइक्लिन A है। ठीक है। उसके बाद M फेज के अंदर साइक्लिन 1 बाइंड कर CDK1 बाइंड कर रहा है साइक्लिन B के साथ। उसके बाद G1 फेज के अंदर CDK4 या 6 बाइंड करता है साइक्लिन D1 या D2 के साथ, मतलब साइक्लिन D के साथ। और G1 S के बीच में जो ट्रांजिशन है वहाँ पे CDK2 और साइक्लिन E बाइंड करते हैं। तो ये जो पेयरिंग है ना बेटा, ये बहुत स्पेसिफिक है। वैसे भी ये काइनेज है, ये एंजाइम्स है, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है CDK1 किसके साथ बाइंड कर रहा है, CDK2 किसके साथ बाइंड कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो जो CDK1 वाला मॉलिक्यूल है, या तो वो साइक्लिन A के साथ बाइंड कर रहे हैं या वो साइक्लिन B के साथ बाइंड कर रहे हैं। ठीक है। CDK2 जो है वो साइक्लिन E के साथ बाइंड कर रहे हैं, साइक्लिन A1 के साथ बाइंड कर रहे हैं, और CDK4 और 6 जो है वो साइक्लिन D के साथ बाइंड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये फेसेस के हिसाब से, जैसे G1 फेज में साइक्लिन D बाइंड करता है CDK4 या 6 के साथ और ड्राइव करता है थ्रू द G1 फेज एंड प्रिपेयर इट्स फॉर DNA रेप्लिकेशन। G1S ट्रांजिशन के टाइम पे साइक्लिन E बाइंड कर रहा है CDK2 के साथ। ठीक है। और हेल्प द सेल टू पास द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट ताकि DNA डुप्लीकेट हो जाए। उसके बाद S फेज के अंदर साइक्लिन A CDK2 के साथ बाइंड करता है और DNA रेप्लिकेशन को प्रमोट करता है, S फेज को स्मूथली पास होने देता है। G2M ट्रांजिशन के टाइम पे साइक्लिन B बाइंड करता है CDK1 के साथ। तो ये जो पेयर है, कौन से फेज में कौन सा है, ये आपसे चाहे चेक पॉइंट्स पूछे जाए या साइक्लिन CDK पूछा जाए, तो बेटा ये पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा साइक्लिन किस CDK के साथ बाइंड कर रहा है और कौन से फेज में वो कौन से चेक पॉइंट में हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो कमिंग बैक टू साइक्लिन ए जो है वो एक्सप्रेस होता है मैमल में और एक्यूमुलेट हो जाता है ड्यूरिंग अर्ली G1 फेज अंटिल G1S ट्रांजिशन। उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई, अब यहाँ पे यही है बेटा कि जो साइक्लिन जिस फेज में काम कर रहे हैं, ठीक है, उस फेज में धीरे धीरे उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। जैसे साइक्लिन B जो है वो एक्सप्रेस होना स्टार्ट होता है लेट G1 में और एक्यूमुलेट होता है और उसकी पीक आती है जब वो लेट G2 तक पहुँचता है। तो अगर आपको फेसेस के हिसाब से कि G1 फेज, G1S ट्रांजिशन, S फेज, G2 फेज, फेसेस के हिसाब से अगर आपने साइक्लिन और CDK के कॉम्बिनेशंस लर्न कर लिए, तो ये बेटा आप अपने आप फ्रेम कर सकते हो कि किस फेज में कौन सा साइक्लिन CDK है, मतलब वो पीक पे है, और बाकी अपने अपने फेज में अपने अपने साइक्लिन्स जो होते हैं वो पीक पॉइंट पे होते हैं। ठीक है।
साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स, अब मेन काम किसका है, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स का। ये फॉर्म होता है जब साइक्लिन बाइंड करता है सीडीके के साथ। ये जो है एक्ट एज मॉलिक्यूलर स्विच की तरह काम करते हैं, जो बहुत सारे इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं। सेवरल मैकेनिज्म इंक्लूडिंग द पीरियोडिक सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन, पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन एंड प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटरी प्रोटीन टाइटली रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स। तो बहुत सारी चीजें हैं इस कॉम्प्लेक्स को बनने में, कि कितना बन रहा है और कैसे एक्टिवेट हो रहा है, जो उसको भी मॉनिटर कर रही है। द एक्टिव साइट ऑफ साइक्लिन, जिसको हम बोलते हैं kinase, comprises two leading ends, the amino terminal and carboxy terminal. Research on CDK2, a human cyclin, revealed that cyclin proteins possess specific binding sites and are regulated by various cyclin binding protein. तो बेटा जो साइक्लिन है जो बाइंड कर रहा है सीडीके के साथ, उसके पास भी दो साइट्स है, क्योंकि वो प्रोटीन है ना। अब सोचो हर प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, तो उसका एक अमीनो टर्मिनल होता है और एक कार्बोक्सी टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ये जो अमीनो टर्मिनल और कार्बोक्सी टर्मिनल है, ये दोनों हेल्प करते हैं सीडीके और साइक्लिन की बाइंडिंग में, ठीक है। अपॉन रिकॉग्निशन साइक्लिन जो है वो बाइंड कर जाता है सीडीके की बाइंडिंग साइट के साथ और दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स अलग अलग सबस्ट्रेट्स पे एक्ट करता है, टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है। सो बेसिकली अगर हम देखें रेगुलेशन ऑफ साइक्लिन सीडी की एक्टिविटी टू इंश्योर सेल्स डू नॉट डिवाइड अनकंट्रोलेबली, दिस सिस्टम इज टाइटली रेगुलेटेड। ये ध्यान रखना है कि सेल जो है वो ये ना हो कि इनॉर्मसली डिवाइड करता रहे, क्योंकि अगर सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड करता रहेगा देन इट विल कॉज कैंसर, तो इट विल लीड्स टू कैंसर लाइक सिचुएशंस या कंडीशंस। तो इसीलिए सेल साइकिल का टाइटली रेगुलेटेड होना जरूरी होता है। इसमें तीन मेन मैकेनिज्म है। साइक्लिन वेव, साइक्लिन वेव का मतलब क्या है कि साइक्लिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, पीक पे आती है और फिर कम क्यों हो रही है, क्योंकि जब वो उसका काम हो गया तो वो जो साइक्लिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, जस्ट यस, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये जो साइक्लिन था, हर एक साइक्लिन मॉलिक्यूल के बाद दिखाया हुआ है कि ये साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद जो साइक्लिन है वो डिग्रेड हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ G1S फेज साइक्लिन, ठीक है। फिर सीडीके के साथ दूसरे साइक्लिन, दूसरे सीडीके के साथ दूसरे साइक्लिन बाइंड करते हैं, अगेन यहाँ पे साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बना, फिर उसका डिग्रेडेशन हो गया। तो बेसिकली एक पीरियोडिक वेव चल रही है जिसमें साइक्लिन की प्रोडक्शन बढ़ती है और फिर उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। क्यों, मतलब प्रोडक्शन नहीं कम होती, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाते हैं। इसीलिए साइक्लिन जो है वो एक ऑसिलेटिंग ट्रेंड शो कर रहा है। Next है बेटा phosphorylation. Binding alone is not enough. The complex requires a final activating phosphate group from CDK activating kinase to become fully फंक्शनल। मतलब कि ये बाइंड हो रहा है, सिर्फ इससे कुछ नहीं हो रहा है। जब साइक्लिन और सीडीके बाइंड हो रहे हैं तो इनकी फाइनल एक्टिवेशन कैसे हो रही है, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होने से। मतलब ये फॉस्फोराइलेट होंगे तभी ये एक्टिवेट होगा और काम करेगा और पूरे तरीके से फंक्शनल हो जाएगा। उसी तरह अब ये एक्टिवेट ना हो, इसीलिए कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो इनको इनहिबिट करते हैं, ठीक है, जैसे कि P23, P21, P16। तो ऐसे कुछ जीन्स हैं जो इनको कुछ जीन्स या कुछ प्रोटीन्स हैं जो इनको इनहिबिट कर रहे हैं। ब्रेक टू हॉल्ट द सेल साइकिल व्हेन एरर्स और डीएनए डैमेज आर डिटेक्टेड, ताकि जब भी डीएनए में कोई डैमेज दिख रहा है या सेल में कोई डैमेज दिख रहा है तो उस टाइम पे सेल साइकिल को पॉज करके पहले उस डैमेज को रेक्टिफाई करा जा सके। तो अगर हम इस डायग्राम की हेल्प से देखें, ये साइक्लिन है, ये सीडीके है, ये बाइंड हुए, लेकिन बाइंड होने से भी ज़्यादा अच्छा तब होगा जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि बेटा ये काइनेज है ना, काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। जब इसके पास अपने पास फॉस्फेट होगा तो ये जिस टारगेट प्रोटीन पे जाके बाइंड करेंगे ये उसको फॉस्फोराइलेट कर देंगे, ये फॉस्फेट ग्रुप उस पर ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इनएक्टिव टारगेट प्रोटीन पे जाके अटैच हुआ और वो जो था वो एक्टिवेट हो गया। नाउ सीडीके जो है वो वापस यूज हो जाएगा और यहाँ पे देखो साइक्लिन जो है वो ब्रेक हो गया, मतलब डिग्रेड हो गया। तो याद रखना है साइक्लिन जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं और फिर जब उनकी ज़रूरत होती है तो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वो प्रोटीन्स दोबारा से बनने लग जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से। तो मेन साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स काम क्या कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन का। ये फॉस्फोराइलेट करते हैं टारगेट प्रोटीन को। फॉस्फोराइलेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन्स कैन ईदर एक्टिवेट और इनहिबिट देयर फंक्शन, डिपेंड करता है कि इन्होंने कौन से प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करा है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा बाय साइक्लिन डी CDK4 कॉम्प्लेक्स लीड टू रिलीज ऑफ E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रमोटिंग सेल साइकिल प्रोग्रेशन फ्रॉम G1 टू S फेज। जैसे कि साइक्लिन डी CDK4 कॉम्प्लेक्स जो होता है जब ये जाके फॉस्फोराइलेट करता है रेटिनोब्लास्टोमा को, तो रेटिनोब्लास्टोमा जो है वो E2F फैक्टर रिलीज करता है और E2F फैक्टर वो है जो डीएनए सिंथेसिस को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये जाके ये फैक्टर जो है वो सेल साइकिल को प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि ये डीएनए सिंथेसिस को प्रमोट करता है तो ये G1 फेज को ट्रांजिट करेगा S फेज में, ठीक है। अब जैसे कुछ प्रमोटर्स हैं, कुछ इनहिबिटर्स भी हैं। तो इनहिबिटर्स क्या हो गए, इन एडिशन टू साइक्लिन सीडीके एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय वेरियस इनहिबिटरी प्रोटीन्स। तो उन इनहिबिटरी प्रोटीन को हमने बोल दिया CKI मतलब कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, ठीक है। तो काइनेज इनहिबिटर्स है। एंड द एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स दैट इज
APCC। तो बेसिकली इनहिबिटरी प्रोटीन में हमारे पास दो चीज़ें आ रही है, एक आया CKI और दूसरा APCC। ठीक है, मतलब कि APCC मतलब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स थ्रू साइक्लोसोम। अगर हम बात करें इनहिबिटर्स की, ये बाइंड करते हैं साइक्लिन CDK के साथ, प्रिवेंट करते हैं उनकी एक्टिवेशन को और सेल साइकिल को प्रोग्रेस नहीं होने देते। और APCC जो है वो कंट्रोल करता है डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन को और अदर सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन को, ताकि टाइमली ट्रांजिशन फेज जो है वो हो सके सेल साइकिल में। ठीक है, वन साइक्लिन एक्टिविटी हैज कंक्लूडेड, अ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर एसोसिएट विद साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स हॉल्टिंग इट्स काइनेस एक्टिविटी। एक बार साइक्लिन CDK का काम हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होंगे वो जाके इनसे बाइंड करेंगे ताकि ये फर्दर फॉस्फोराइलेशन ना करें। द रिलीज ऑफ इनहिबिटरी मॉलिक्यूल टिपिकली अकर्स ड्यूरिंग G1 फेज इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल और DNA डैमेज। हमने पढ़ा बेटा कि साइक्लिन CDK और इनका जो कॉम्प्लेक्स है वो मोर और लेस कैसे काम कर रहे हैं। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ है P53 द ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल साइकिल को रेगुलेट करने में और फॉर्मेशन होने में कैंसरस साइकिल्स की। व्हेन सेल्स एक्सपीरियंस DNA डैमेज, सेल के अंदर कोई भी DNA डैमेज, स्ट्रेस या एब्नॉर्मैलिटी होगी तो P53 जीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर ये एक्टिवेट होगा तो ये जो प्रोटीन बनाएगा उसको हम बोलेंगे P53 प्रोटीन, विच एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब इस प्रोटीन का काम क्या है, इस प्रोटीन का काम ये है सप्रेस करना। सप्रेस करना मतलब ये हॉल्ट करेगा सेल साइकिल को G1 फेज में, मतलब कि फर्स्ट गैप फेज जो होती है सिंथेसिस फेज से पहले ही ये सेल साइकिल को रोक देगा, अलोइंग DNA रिपेयर मैकेनिज्म टू फिक्स एनी डैमेज बिफोर प्रोसीडिंग विद सेल डिवीजन, ताकि सेल जो है वो जिस फेज में है वहीं रुक जाए, आगे ना जाए बिफोर गेटिंग रिपेयर्ड। या डैमेज रिपेयर जब तक एरर्स रेक्टिफाई नहीं होंगे तब तक ये आगे नहीं जाने देगा। इफ DNA डैमेज इज इरिपेयरेबल, अगर मान लो जो DNA डैमेज है वो ऐसे जो करेक्ट नहीं हो सकता, तो P53 प्रोटीन जो है वो इंड्यूस करेंगे प्रोग्राम सेल डेथ, जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, टू एलिमिनेट द डैमेज सेल्स एंड प्रिवेंट देयर पॉलीफरेशन, ताकि वो जो भी डिफेक्टिव सेल्स है वो हट जाए और वो फर्दर डिवाइड होके वो सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ना रहे। मोर ओवर P53 कैन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस जीन्स। अब ये क्या करता है, ये अपनी एक्टिविटी के लिए, अपनी एक्टिविटी के हेल्प के लिए दूसरे जीन्स को भी एक्टिवेट करता है, उनके भी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है ताकि DNA रिपेयर हो सके, सेल साइकिल अरेस्ट हो या एपोप्टोसिस हो। इट कैन एक्टिवेट जीन दैट प्रमोट DNA रिपेयर। ये किसको, P53 बेटा याद रखना आपको, किसको एक्टिवेट कर रहा है, P21 जीन को। ठीक है, तो ये एक्टिवेट करता है P21 को, विच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस एंड प्रिवेंट सेल साइकिल प्रोग्रेशन। जो CDK को अपना काम नहीं करने देगा, और अगर अपना काम नहीं करने देगा तो यहाँ पे सेल साइकिल जो है वो अरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, बाय इनहिबिटिंग CDKs P21 हेल्प टू मेंटेन द सेल साइकिल अरेस्ट एट G1 फेज, प्रोवाइडिंग एडिशनल टाइम फॉर DNA रिपेयर। ठीक है, तो P23 जीन भी वही कर रहा है, साइक्लिन CDK को काम नहीं करने दे रहा, और P21 जीन को जब P53 जीन एक्टिवेट कर रहे हैं तो P21 जीन भी यही कर रहे हैं कि CDK इसको इनएक्टिवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेल साइकिल जो है वो G1 फेज में ही रुक जाएगी। इन केस वेयर DNA डैमेज कैन नॉट बी रिपेयर, तो वहाँ पे P53 एक्टिवेट करेगा वो जीन्स जो एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बैक्स और पूमा, वाइल रिप्रेसिंग जीन्स दैट इनहिबिट एपोप्टोसिस लाइक BCL2। और दूसरा, तो ये क्या करेगा, उन जीन्स को एक्टिवेट कर देगा जो एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ कराने में हेल्प करते हैं, जैसे कि बैक्स और पूमा। और जो सेल्स प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होने देते, जो एपोप्टोसिस को रोकते हैं, उन जीन्स को ये इनहिबिट करेगा, उनकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा। इट लीड्स टू द इनिशिएशन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, एलिमिनेशन ऑफ सेल्स जहाँ पे DNA डैमेज हो। ओवरऑल P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जीनोमिक स्टेबिलिटी में, और सेल में कैंसर सेल्स को डेवलप होने से रोकता है, क्योंकि ये सेल साइकिल को हॉल्ट कर देता है जब तक DNA रिपेयर ना हो। अगर DNA रिपेयर नहीं होगा तो इट विल इवेंचुअली लीड टू एपोप्टोसिस। ठीक है जी, तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है बेटा, P53 जीन जो है वो एक्टिवेट कर रहा है P21 को, P21 जो है वो बाइंड कर जाएगा जाके साइक्लिन CDK के साथ, जो उनको काम नहीं करने देगा। और अच्छा, ये CDK को काम नहीं करने देगा, और फिर जब डैमेज क्लियर हो जाएगा तब ये जाके बाइंड करता है साइक्लिन CDK के साथ, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो रेटिनोब्लास्टोमा को एक्टिवेट करते हैं, वो E2F को, और फिर सेल साइकिल जो है वो प्रोग्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने कहा था चेक पॉइंट्स, अब सेल साइकिल के बारे में पढ़ चुके हो आप, P53 के बारे में पढ़ चुके हो, P21 के बारे में पढ़ चुके हो, तो अब आप जो चेक पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। G1 फेज में हमारा चेक पॉइंट होता है कि वहाँ पे साइक्लिन D होता है और CDK4 होता है। ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये कहाँ से ट्रिगर हो रहे हैं, किसकी वजह से ट्रिगर हो रहे हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से। दिस कॉम्प्लेक्स फॉस्फोराइलेट रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन इन इट्स अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेन। आरबी जो है वो एक ब्रेक की तरह एक्ट करता है, जो लॉक कर देता है E2F को, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, E2F को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सेल साइकिल प्रोग्रेस नहीं हो पाता। ठीक है, तो E2F एक वो फैक्टर है जो DNA सिंथेसिस के लिए
इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेटिनोब्लास्टोमा क्या करेगा, जब तक ये अनफॉस्फोराइलेटेड है, जब तक ये एक्टिवेट नहीं है, ये E2F को बाउंड करके रखेगा। जब ये E2F को रिलीज करेगा तो जो है वो सेल अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाएगा, जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाएंगे वो फॉर सिंथेसिस। अगर आप ये वाली डायग्राम देखो तो यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा बेटा किसको बाउंड करके रखता है, E2F के साथ। जब ये रेटिनोब्लास्टोमा फॉस्फोराइलेट हो जाएगा तो यहाँ से E2F को ये रिलीज करेगा और E2F जो है वो सेल साइकिल को प्रोग्रेस होने देगा। तो ये रेटिनोब्लास्टोमा को कौन एक्टिवेट कर रहा है, रेटिनोब्लास्टोमा को कौन फॉस्फोराइलेट कर रहा है, फॉस्फोराइलेट कर रहा है साइक्लिन डी और CDK4 या 6। ये कहाँ पे हो रहा है, G1 फेज के अंदर। तो हमने जब कहा कि G1 फेज के अंदर साइक्लिन डी और CDK4 या 6 एज अ रेगुलेटर या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट की तरह काम करते हैं, तो वो क्या काम कर रहे हैं, वो रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं और उसके बाद जिसकी वजह से E2F रिलीज हो रहा है, सेल साइकिल प्रोग्रेस कर रही है। G1 से S की ट्रांजिशन में अगर हम देखें तो साइक्लिन E और CDK2 होते हैं, ड्राइव द सेल पास द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। ये सेल को रिस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। दे कंप्लीट द रेटिनोब्लास्टोमा फॉस्फोराइलेशन, ताकि वो कंप्लीटली फॉस्फोराइलेट हो, E2F को रिलीज करे और DNA सिंथेसिस हो सके। S फेज में जो हमारे पास साइक्लिन CDK का कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है साइक्लिन A और CDK2। यहाँ पे साइक्लिन E, इससे पहले अगर आप देखो तो ये साइक्लिन E था। ठीक है, अब साइक्लिन E जो है, साइक्लिन E रिप्लेस होके वहां पे क्या आ गया, वहां पे आ गया साइक्लिन A। ठीक है, तो साइक्लिन E जो है वो रिप्लेस हो गया। इट डायरेक्टली इनिशिएट एंड मेंटेन DNA रेप्लिकेशन वाइल प्रिवेंटिंग रेप्लिकेशन मशीनरी। तो बेसिकली ये सीधा सीधा रेप्लिकेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है G2M फेज ट्रांजिशन। वहां पे होता है साइक्लिन B और CDK1, या फिर जिसको हम पहले बोलते थे माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। ये ट्रिगर करता है माइटोसिस को, हेल्प करता है माइटोसिस को। इट फॉस्फोराइलेट सबस्ट्रेट्स दैट लीडिंग टू क्रोमोसोम कंडेंसेशन, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन एंड माइटोटिक स्पिंडल असेंबली। ये उन एंजाइम्स, उन मॉलिक्यूल्स को जाके फॉस्फोराइलेट करता है जो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन के लिए जरूरी थे, न्यूक्लियर एनवेलप के ब्रेकडाउन होने के लिए जरूरी थे और माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली के लिए जरूरी थे। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। इसमें हमने चेक पॉइंट्स के बारे में, जो हमने पहले सेल साइकिल में भी पढ़ा था, तो जो लास्ट के 5 मिनट्स में हमने पढ़ा कि वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कौन से जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। उसके बाद CDKs हमने देखे, साइक्लिन देखा, ट्यूमर सेपरेसर जीन में P53 जीन कैसे काम कर रहे हैं, या P21 जीन कैसे काम कर रहा है, और DNA डैमेज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आई होप आपको साइक्लिन और CDA का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ हद तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।